नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो आज आपने दिल्ली में लगे नरेंद्र मोदी के दरबार को देखा। यह दरबार ऐतिहासिक महत्व का था, चाहे तो इसे भगवा रंग वाला दरबार भी कह सकते हैं। आखिर कुछ भी हो, आरएसएस के राजनीतिक दर्शन से निकले एक प्रचारक की यह तख्त पोशी थी। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मौजूदगी का एक मतलब है, तो शपथ प्रोग्राम की दरबार जैसी भव्यता का दूसरा अर्थ है। फिर कैबिनेट के मंत्रियों की जितनी और जैसी शपथ हुई, उसका भी अलग अर्थ है। आज के शपथ प्रोग्राम का यह लब्बो-लुआब है कि दिल्ली में पावर ट्रांसफर हुआ है। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी की शपथ भारत राष्ट्र राज्य के सत्ता तंत्र का बुनियादी परिवर्तन है। आज से भारत एक अति सक्रिय प्रधानमंत्री की कमान में होगा। यह कमान पूर्ण अधिकार और धमक वाली होगी। भाजपा नाम की पार्टी और आरएसएस नाम का संगठन यो मतलब लिए हुए होगा, लेकिन ये पीछे होंगे, आगे नहीं। अपना यह भी मानना है कि आजाद भारत के 67 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी की कमान सर्वाधिक बिरली साबित होनी है। वे लीक से हटकर फैसले लेंगे। इसका पहला ठोस प्रमाण नया कैबिनेट है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 45 लोगों की शपथ दिलाई। उन्होंने प्रांत, जाति, अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों के कोटे की चिंता में कैबिनेट नहीं बनाई है। मोदी का कैबिनेट मोटे तौर पर काम की कसौटी पर है। नरेंद्र मोदी ने सबसे सलाह की, लेकिन अंत में लिस्ट खुद बनाई और जो टीम बनाई उसके मंत्रालयों को लेकर आखिर तक सस्पेंस रखा। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट गठन में लॉबियों और पुराने ढर्रे का कोई असर नहीं है। आज इस सब पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को खास ध्यान में रखकर सरकार बनाई है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन पर खास तवज्जो दी गई है और वहां के समीकरण के लिहाज से मंत्री लिए गए हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें महाराष्ट्र सबसे अहम है। इसलिए मोदी ने महाराष्ट्र से थोक के भाव में मंत्री बनाए। सहयोगियों के अलावा उन्होंने अपनी पार्टी से नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल को सरकार में अहम जिम्मेदारी दी है। मोदी और भाजपा के लिए हरियाणा बेहद अहम प्रदेश है। वहाँ से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आए राव इंद्रजीत सिंह को सरकार में लिया है। उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और गैर जाट नेताओं में उनका बड़ा असर है। इसी तरह हरियाणा के रहने वाले लेकिन गाजियाबाद से जीते वीके सिंह को भी सरकार में अहम जिम्मा मिला है। फरीदाबाद से जीते कृष्णपाल गुर्जर को भी मंत्री बनाया गया है। ये तीनों गैर जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे ही दिल्ली में मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन को सरकार में लेकर अहम जिम्मा दिया गया है। इस रणनीति में झारखंड अपवाद रहा। वहाँ भी साल के अंत में चुनाव होना है और वहाँ से भाजपा के 12 सांसद जीत कर आए हैं। फिर भी सिर्फ एक आदिवासी नेता सुदर्शन भगत को सरकार में जगह मिल पाई है। नरेंद्र मोदी ने कई हैरान करने वाले फैसले किए। पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर प्रचारित मुख्तार अब्बास नकवी को सरकार में नहीं लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे युवा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को भी सरकार में जगह नहीं मिली। तमाम अटकलों को दरकिनार करके अपने सबसे करीबी सहयोगी अमित शाह को भी सरकार में लेने की बजाय संगठन में ही रखने का फैसला किया। संगठन में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में ही रखने का फैसला किया गया है। साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। सो मोदी के सामने चुनौती थी कि वे इन राज्यों को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व भी दें और संगठन में काम करने वाले नेता बचे भी रहें। तभी उन्होंने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को संगठन में ही रहने दिया। मोदी की कैबिनेट से साफ हो गया है कि उन्होंने पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ाने वाली टीम के ज्यादातर सदस्यों को सरकार से अलग रखा है। प्रभारी महासचिवों में अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान और थावर चंद गहलोत को सरकार में जगह मिली है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों की लगभग 100% उपस्थिति रही। सिर्फ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने भी अपने स्पीकर को भारत भेजा। पर हैरानी की बात है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में गैर हाजिर रहे। कुछ मुख्यमंत्रियों के नहीं आने के वास्तविक कारण हो सकते हैं, लेकिन अनेक मंत्रियों ने अपना विरोध जाहिर करने के लिए यह तरीका चुना। दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। जयललिता, सिद्धरमैया और ओमान चांडी ने शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शपथ ग्रहण
समारोह में नहीं आई और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी गैर हाजिर रहे। कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों की गैर हाजिरी को छोड़ दें, तब भी गैर कांग्रेस और गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों जयललिता, पटनायक और ममता की गैर हाजिरी आगे चलकर गुल खिला सकती है। ये तीनों संघीय मोर्चे के बहाने साथ आ सकते हैं और आने वाले दिनों में केंद्र और राज्यों का टकराव बढ़ सकता है। यूपीए 2 की सरकार में भाजपा शासित राज्यों के अलावा इन 3 मुख्यमंत्रियों का सरकार से सबसे ज्यादा टकराव रहा था। नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी शपथ में आए थे, लेकिन बिहार सरकार का भी केंद्र सरकार से टकराव बढ़ेगा। इन 4 राज्यों पर मोदी को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक शानदार समारोह में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। मोदी के साथ 44 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के सामने वाले प्रांगण में करीब 4000 देशी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने मोदी और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। मोदी के साथ भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, पिछली लोकसभा में विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शाम 6 बजे शपथ लेने से पहले सोमवार की सुबह नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके निवास पर भी गए। शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में एनडीए के सभी घटक दलों को जगह दी है। दोनों बड़े घटक दलों टीडीपी और शिवसेना के सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में 6 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को भी सरकार में जगह दी गई। बिहार की दूसरी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 4 सदस्यों वाले अकाली दल को भी एक मंत्री पद दिया गया। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात भवन में नई सरकार में शामिल होने वाले तमाम मंत्रियों से मुलाकात की। मोदी ने आज ही सुबह मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजी। उसके बाद नेताओं का गुजरात भवन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद रविशंकर प्रसाद, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, उमा भारती, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी गुजरात भवन जाकर मोदी से मुलाकात की। सोमवार की सुबह गुजरात भवन जाने वाले नेताओं में धर्मेंद्र प्रधान, नजमा हेपतुल्ला, डीवी सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, पीयूष गोयल आदि भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। आज सुबह भारत पहुंचने पर शरीफ ने कहा कि वे अमन का पैगाम लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत से ही सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। उनके अलावा सार्क देशों में सिर्फ बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सभी देशों के प्रमुख शपथ समारोह के साक्षी बने। सार्क देशों के प्रमुखों के अलावा मॉरिशस के राष्ट्रपति नवीन रामगुलाम भी कार्यक्रम में शरीक हुए। मोदी के शपथ समारोह में महिंद्रा राजपक्षे के शामिल होने का तमिलनाडु की कई पार्टियों ने विरोध किया है। एमडीएमके नेता वाइको ने राजपक्षे के विरोध में प्रदर्शन किया और पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया था। शपथ समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे राष्ट्र प्रमुखों के सम्मान में नई सरकार ने राष्ट्रपति भवन में आज एक रात्रि भोज दिया। कल नवाज शरीफ सहित दूसरे शासना प्रमुखों से 2 पक्षीय बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आज गोरखधाम एक्सप्रेस एक स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 20 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। यह हादसा आज सुबह सुरेब रेलवे स्टेशन पर हुआ। गोरखधाम एक्सप्रेस उसी पटरी पर आ गई जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी। हालांकि जिले के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी दुर्घटना के अलग अलग कारण बता रहे हैं। जिले के अधिकारियों ने कहा कि गोरखधाम एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जबकि रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी के पटरी से उतर जाने से दुर्घटना हुई। ट्रेनों की टक्कर से यात्री गाड़ी की पहली बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर तक कैबिनेट के चेहरों और मंत्रालयों को लेकर सस्पेंस बनाए रखा ताकि वे तमाम तरह की लॉबिंग और दबावों से मुक्त रहे। उन्होंने भारी जीत के अनुपात अनुसार लंबा चौड़ा कैबिनेट नहीं बनाया। कैबिनेट में वे ही चेहरे फिट हुए हैं जिन पर उनका निज भरोसा है, जिनसे राजनीतिक व प्रशासनिक फायदा मुमकिन है और जो काबिलियत की कसौटी पर खड़े हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो उम्मीदें पैदा की थी उसे अपने शपथ समारोह से उन्होंने आसमान पर पहुंचा दिया है। मोदी की शपथ का समारोह ऐतिहासिक रहा। यह भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में एक नए नेतृत्व के आगाज का संदेश देने वाला था। मोदी की शपथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बैठे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे भी मौजूद थे। यानी दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत साफ दिख रहा था। सार्क देशों के प्रमुखों की मौजूदगी से इस क्षेत्र में शांति, भाईचारे और समृद्धि के नए
युग की शुरुआत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि वे विचारों की सीमा में नहीं बंधे, वे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं और यथास्थितिवाद को तोड़ने के लिए कुछ साहसिक फैसले कर सकते हैं। सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाना बेहद साहसिक फैसला था। खासतौर से नवाज शरीफ और महिंद्रा राजपक्षे को बुलाने का फैसला जोखिम भरा था। मोदी को अंदाजा रहा होगा कि उनको सहयोगियों और विरोधियों दोनों का विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें सोच समझकर यह जोखिम लिया। इसी तरह मंत्रालयों के पुनर्गठन का फैसला भी कम साहसिक और जोखिम वाला नहीं है, लेकिन मोदी ने उस दिशा में भी पहल की। उन्होंने मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए कई मंत्रालयों को आपस में मिला दिया। पिछली सरकारों ने ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को शामिल करने के लिए मंत्रालयों का बंटवारा किया था। शहरी विकास से लेकर कृषि तक अनेक मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था। नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे से लेकर विदेश और वित्त से लेकर परिवहन तक अनेक मंत्रालयों के पुनर्गठन की पहल की है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि मंत्रालयों के बीच तालमेल बेहतर होगा, फैसले जल्दी होंगे और उन पर अमल भी सही ढंग से होगा। मनमोहन सिंह की सरकार पर नीतिगत लकवे का जो आरोप लगा था वह इससे दूर हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने अपने इस विजन को साकार करने के लिए एक बहुत सधी हुई संतुलित टीम बनाई है, जिसने आज उनके साथ शपथ लिया। मोदी ने अनुभव, योग्यता, उम्र, कार्य क्षमता, निष्ठा आदि तमाम कसौटियों पर अपनी कैबिनेट के लिए नाम चुने। उन्होंने किसी किस्म के पूर्वाग्रह को बीच में नहीं आने दिया। सुषमा स्वराज ने उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने का विरोध किया था, लेकिन उनको अहम जिम्मेदारी देकर उनका सम्मान किया गया। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद अरुण जेटली की योग्यता, क्षमता और उपयोगिता को देखते हुए सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू को भी पूरे सम्मान के साथ सरकार में शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भले भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गई हो, लेकिन जो सहयोगी भाजपा के साथ मिलकर लड़े हैं उनको सरकार में जगह मिलेगी। उन्होंने अपने इस वायदे को पूरा किया। बड़ी सहयोगी पार्टियों टीडीपी और शिवसेना के साथ साथ छोटी सहयोगी पार्टियों के नेता रामविलास पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और अनुप्रिया पटेल को भी सरकार में जगह दी। उन्होंने पार्टी या सहयोगियों में से मंत्री चुनने में उम्र को आड़े नहीं आने दिया। बुजुर्ग और युवा नेताओं में अच्छा संतुलन कायम किया। महिलाओं को मजबूती और सम्मान देने की अपनी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सुषमा स्वराज से लेकर मेनका गांधी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, नजमा हेपतुल्ला जैसी महिलाओं को जगह दी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह पर चर्चा करेंगे। संदेह नहीं है कि आज शपथ समारोह के शो को लेकर हल्ला अधिक हुआ है। हाइप और हल्ले के बीच कैबिनेट गठन के पीछे की राजनीति दबी है। मोटे तौर पर अपने शपथ समारोह के साथ नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व की अपनी क्षमता की धाक प्रमाणित की है। सब कुछ उन्होंने नए अंदाज में किया। भाजपा और आरएसएस से लेकर दिल्ली का पुराना सत्ता प्रतिष्ठान सभी के लिए यह अनुभव चौंकाने वाला है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, जो कैबिनेट बना है, क्या उसके चेहरे नरेंद्र मोदी की तरह 18 घंटे काम करने वाले, जुनूनी, बिल्कुल काम में खपने वाले लोग हैं? देखिए, उन्होंने सबसे पहले 75 साल से ऊपर के किसी को मंत्री नहीं बनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी हम उम्र लोगों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है। तो उसके बाद नए लोगों को भी लिया है, नौजवान लोगों को लिया है, और इतने ज़्यादा चेहरे इस समय हैं इस मंत्रिमंडल में कि 18 घंटे काम करने वाली टीम उन्होंने खड़ी की है। आप जितने महत्वपूर्ण पद हैं वो देखिए, वो सब उनके हमरों में हैं या उनसे 1-2 साल छोटे हैं। तो ऐसा मानना चाहिए कि उन्होंने जो टीम खड़ी की है, मेरा तो ये भी मानना है, उन्होंने जो टीम खड़ी की है वो 2014 से 19 तक की नहीं है, बल्कि उसके आगे की भी सोचकर उस तरह की टीम बनाई है कि जो नई पीढ़ी के लोग आगे आएं और अच्छी तरह से इन काम को करें। दूसरी कसौटी में क्या साफ सुथरी और लीक से हटकर और अलग अलग तरह की लोबियों से हटकर क्या ये टीम बनी है? देखिए कि एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उन्होंने किसी भी बड़े नेता के पुत्र को मंत्रिमंडल में नहीं लिया है। ये बात अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आ रही है। और दूसरा, उन्होंने जो ये कहा कि लीक से हटकर करने की बात आप जो कह रहे हैं, उसमें भी किसी के बारे में लॉबी का व्यक्ति है, ऐसा इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, ये बात भी नहीं आई है। और इस पर उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी है। मंत्रिमंडल बनाते समय उन्होंने जो बातें कही थी कि छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, आज तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है,
ये बात भी उन्होंने रखी है और किसी तरह के दबाव में नहीं आए हैं। पहले क्या होता था कि घटक दलों अपनी लिस्ट दिया करते थे, इसको बनाओ वरना हम आएंगे नहीं। आज आप देख रहे हैं कि सभी घटक दल उनकी बात मान रहे हैं और जैसा पोर्टफोलियो या जैसा पद या जितने भी पद उन्होंने दिए हैं सब घटक दलों ने स्वीकार किए हैं। तीसरा फिर सवाल ये है कि आरएसएस का इसमें कितना असर है, और खासतौर पे पिछले 2-3 दिनों में ये चर्चा चली कि लिस्ट बनी बिगड़ी दिखाई गई, इस बात में कितना दम है? मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए, इसमें इस प्रकार का कोई भी नाम नहीं है जिसको कोई ये कहे कि आरएसएस का सिफारिशी है। आप देखिए, बहुत से मंत्री तो वो हैं जो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे। नजमा हेपतुल्लाह को लाना और इस तरह का एक मैसेज देना कि जिसमें किसी प्रकार का संघ का भी, और ये बिल्कुल बात बेवजह है कि लिस्ट बनाकर उनको दिखाई गई, तो मेरा मानना है कि इस पर उनकी अपनी छाप है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिछले 10 साल के यूपीए रिजीम में एक सत्ता के 2 केंद्र वाली बात थी और उसको उन्होंने नकार दिया है। आज सब लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि जो व्यक्ति लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी ये कहकर नमस्कार कर सकता है कि आपका इस समय मार्गदर्शक की भूमिका चाहिए, तो ऐसे मंत्रिमंडल में उनकी अपनी छाप है, इसको मानना पड़ेगा। इसके अलावा फिर एक सवाल ये उठता है, बुनियादी मोटा सवाल, ये महत्व का सवाल है कि जो कोर है कैबिनेट की 1, 2, 3 सीनियरिटी के हिसाब से वो कोर कैसी बनी है, उसका क्या इंडिकेशन है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नितिन गडकरी, ये 4 लोग स्पष्ट रूप से उनकी पहली 4 नेताओं की कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब ये सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में भी ये सदस्य हो सकते हैं, सीसीपीए में भी ये हो सकते हैं, चारों। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस प्रकार की कोई कमेटी बनाए ही नहीं जी। सीनियरिटी के बेसिस पर जिस तरह से शपथ ली गई है, ये मानकर चला जाए कि ये 4 लोग महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। और आज जो रात को डिनर है आने वाले मेहमानों के उसमें लाल कृष्ण अडवाणी, नरेंद्र मोदी और 4 ये मंत्री, केवल इतने ही मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं। तो इससे भी एक मैसेज आता है कि उनके पहले 4 की टीम में कौन है जी। इसके अलावा एक जो आज के 2 निर्णय भी हो गए लगते हैं कि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाते अजीत डोभाल की नियुक्ति और दूसरा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के नाते नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति, इसको किस तरह आप लेंगे? देखिए, ये दोनों नियुक्तियां बिल्कुल इस तरह से हुई हैं जैसा एक बहुत भारी परसेप्शन बनाया गया था कि वो गुजरात से अपनी टीम लाएंगे, गुजरात काडर के ऑफिसर आएंगे, दिल्ली में शासन गुजरात गांधीनगर से चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोवल केरला काडर के हैं और वाजपेयी के समय पर आईबी चीफ थे, और मिश्र जो है उत्तर प्रदेश काडर के हैं और कभी गुजरात गए नहीं। तो कई तरह की मिथ नरेंद्र मोदी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सुबह वो जिस प्रकार से महात्मा गांधी की समाधि में गए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के घर गए, तो ये एक संदेश दे रहे हैं जनता को कि उनके बारे में जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा था वो कहीं पर भी वो टिक नहीं रहा है। इस सब का आपके अनुसार भाजपा के अंदर और एनडीए में, क्योंकि एनडीए के अलायंस के नेताओं को उतनी तवज्जो या उस तरह की लॉबिंग जो पहले हम देखते आए, हालांकि ये अलायंस राजनीति की मजबूरी भी थी, अब वो नहीं है, भाजपा का खुद का अपना पूर्ण बहुमत है वो, लेकिन बावजूद इसके अलायंस के घटक दलों के साथ और भाजपा बतौर पार्टी, उसका पार्टिसिपेशन, उस पर इस सब का क्या असर हो रहा होगा? देखिए, सभी घटक दलों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। ये नहीं कह सकते 4 सदस्यों वाली अकाली दल को भी कैबिनेट दिया है। तो मेरा मानना है कि वो चाहते हैं कि ये एनडीए का कुनबा बरकरार रहे और बढ़े। तो उसके लिए एक अच्छा मैसेज दिया गया है, किसी को छोड़ा नहीं गया, सबसे बात की गई। चंद्रबाबू नायडू ने जिसको कहा उसको मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर उनके सामने एनडीए को भी और आगे बढ़ाना। लेकिन इसमें क्या ये कसौटी है कि उन्होंने जो नाम दिया वही जो कहती हो, या अपने ये भी कि भाई काबिल हो, जो 18 घंटे काम करने वाला हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऐसे लोगों को किया जाए? देखिए, यंग लोगों को दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी यंग व्यक्ति को दिया है और उन्होंने कन्विंस करके कि ये व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। तो मेरा मानना है कि घटक दलों के दबाव में आकर कोई पद नहीं दिया उन्होंने। तो मानकर चलना चाहिए कि इस पूरे मंत्रिमंडल पर नरेंद्र मोदी की छाप स्पष्ट दिखाई देती है और प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा, उसको जो पुनर्स्थापित करने का उनका एक संकल्प था, वो उसमें साफ दिखाई देता है। अशोक जी, मेरा एक ये सवाल, इस पे फिर आखिरी सवाल ये कि आपके अपने पत्रकारिता के अनुभव 45 साल में जो कैबिनेट फॉर्मेशन वो पहले जो देखी है और अटल बिहारी वाजपेयी के समय खुद कैबिनेट को बिल्कुल करीबी से देखा हुआ बनते हैं, उस तुलना में ये जो आज का जो है घटनाक्रम है या जो बना है, कितना फर्क है? क्या बुनियादी फर्क फंडामेंटल नजर आता है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समस्या क्या हो गई है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से उतावलापन बहुत बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि पहले ही उनको लिस्ट बता दी जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी प्रधानमंत्रियों ने समय लेकर बड़े आराम से
परामर्श करके पूरा विचार मंत्रिमंडल विमर्श, बनाया है। और पोर्टफोलियो की अनाउंसमेंट भी कभी पहले नहीं की जाती। राष्ट्रपति भवन की कम्युनिके आती है, शपथ ग्रहण के बाद आती है। नरसिम्हा राव के समय एक बार तो 2 दिन तक पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुए थे। तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिसमें ये लगे कि बड़ा एकाधिकार बनाया हुआ है, अथॉरिटेरियन है, अपने हाथ में रखा है, किसी को पता नहीं क्या बन रहा है। सभी प्रधानमंत्रियों का जो प्रेरोगेटिव है वो यही है। पर वो टीवी चैनलों के एकदम की बाढ़ से एकदम पतंगबाजी बहुत ज्यादा हो रही, इसलिए ये सारा लग रहा है। कारण है टीवी चैनलों को अपने आप को बेचना है, इसलिए वो रुक नहीं सकते, और इसलिए वो तमाम अटकलबाजी। तरह की है। मतलब इस बार आपकी जो पतंगबाजी हुई है लेकर, हाँ। क्योंकि हैरानी वाली नहीं है कि इतना रिकॉर्ड। देखिए, एक चैनल बेतुकी नहीं, हर चैनल पर अलग अलग पोर्टफोलियो दे जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनको अपना चैनल चलाना है, चाहे वो गलत प्रूव हो जाएगा उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इन चीजों से दबाव में आकर प्रधानमंत्री पहले से लिस्ट अनाउंस कर दें और पहले से पोर्टफोलियो अनाउंस कर दें, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।